हेलो गुंडो, आशा करता हूँ आप सब एकदम 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 जबरदस्त हो एंड यू आर हैविंग अ ग्रेट 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 टाइम स्टडिंग। हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड सर, ये ग्रेट टाइम स्टडिंग कैसे होता है। ये ऐसे होता है जब आपको पता है कि यार जो होगा देखा जाएगा, अपन को बस टारगेट ये है 100% सिलेबस कंप्लीट करके जाना है और एग्जाम में 100 मार्क्स का लिख कर आना है, फिर जो होगा देखा जाएगा। बस इतना सा टारगेट रखो खुद के लिए कि 100% सिलेबस कंप्लीट करके जाना है और एग्जाम में 100 मार्क्स का लिख कर आना है एंड देन एवरीथिंग एल्स विल बी सॉर्टेड। आज इस छोटे से सेशन में आपके लिए मिला हूं फॉर अमेंडमेंट्स फॉर जून 2025। ऑलरेडी अब बच्चों से बात कर चुका हूं मैं, एक सेपरेट 6 मिनट का अमेंडमेंट के ऊपर वीडियो बना दिया कि अमेंडमेंट्स को कैसे क्या हैंडल करना है। यहां पर मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं फॉर CFSM न्यू सिलेबस। यही लेक्चर CFL कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग वाले बच्चे भी देखेंगे, बट अभी मैं पहले बात कर रहा हूं CFSM वाले बच्चों से, बट यही लेक्चर आपको देखना है। यहीं पे मैं आपको बता दूंगा कि कौन से अमेंडमेंट्स CFL वाले बच्चों के लिए रेलेवेंट नहीं है, अदरवाइज आपको सब पढ़ना ही है, जो मैं पढ़ा रहा हूं सारा पढ़ना है। CFSM के लिए तो ये लेक्चर है, तो आपके लिए तो ये सारे के सारे 12 अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल है, बट CFSM के बच्चों को ये चीज ध्यान रखनी है कि आप बच्चों के लिए इस बार अमेंडमेंट्स में क्या क्या है। देखो, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के कंसेप्ट में अब आ चुका है SM रीट, ठीक है। ये भी दोनों बच्चों के लिए एप्लीकेबल है, ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस, तो ये आपने देखना है, सब बच्चों ने ही देखना है। उसके बाद में AIF रेगुलेशंस के अंदर कुछ अमेंडमेंट आ चुके हैं, वो भी मैंने अपलोड कर दिया, उसका साथ में अमेंडेड रिवीजन भी अपलोड कर दिया है, तो ये भी आपने ईमानदारी से देखना है। उसके बाद में IFSCA, ये सिर्फ न्यू सिलेबस के लिए एप्लीकेबल है, ये CFSM के लिए एप्लीकेबल है। ये जो रीट और AIF रेगुलेशन है, ये ओल्ड और न्यू सिलेबस सबको देखना है, लेकिन IFSCA इज ओनली फॉर न्यू सिलेबस, ठीक है। अब इसके लिए भी आपके लिए एक प्रॉपर वीडियो मेरा आएगा जिसमें मैं डिटेल में IFSCA रेगुलेशन रिवाइज वाला पढ़ा दूंगा। तो हुआ ऐसा है कि IFSCA जो है, जो हमारे मॉड्यूल में दे रखा है और जो हमने पढ़ा है, वो था IFSCA का रेगुलेशन 2021, और अब आ चुका है IFSCA का रेगुलेशन 2024। तो आपको बहुत इजी जाएगा क्योंकि 2021 आप पढ़ चुके हो, SPSC क्या होता है आपको ऑलरेडी पता है, ये सब चीजें डिस्कस कर चुके हैं। हमें सिर्फ 2024 का पढ़ना है, इसके लिए भी एक प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो आप लोगों के लिए मैं दे दूंगा, बिकॉज ये पूरा नया रेगुलेशन। तो क्या हो चुका है यार, रीट का SM रीट एक अलग आपने पढ़ा, उसके बाद में रिवाइज्ड रीट का रेगुलेशन भी है, AIF के थोड़े बहुत अमेंडमेंट्स हैं, रिवाइज्ड AIF रेगुलेशन भी, अमेंडेड रेगुलेशन, एंड सिमिलरली IFSCA का भी जो रिवाइज रेगुलेशन है उसका वीडियो और उसका एक छोटा सा रिवीजन भी मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा ये। और अब ये हो गए मेजर अमेंडमेंट्स कवर हो गए फॉर जून 2025 एंड ऑनवर्ड्स अटेम्प्ट। इसके बाद में अगर कोई भी मिसलेनियस अमेंडमेंट्स बच जाते हैं तो वो इस लेक्चर के अंदर मैं कवर कर देता हूं। तो ये मेजर अमेंडमेंट सारे हो गए, SM रीट हो गया, AIF रेगुलेशन क्या हो गया, IFSCA हो गया, और इसके बाद में जो भी मिसलेनियस अमेंडमेंट्स बच जाते हैं वो मैं इस वीडियो में कवर कर दूंगा। ये वीडियो आपका बिल्कुल ज्यादा समय नहीं लेगा, बिकॉज आपके सब्सटैंशियल टाइम कंज्यूमिंग जो मेन अमेंडमेंट्स हैं वो अलग से हो चुके हैं। यहाँ पे सिर्फ मिसलेनियस चुटुपुटुक अमेंडमेंट्स डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है गुंडे। सो स्टे रिलैक्स, आपको पता भी नहीं चलेगा वीडियो हो जाएगा। और आपके लिए ये जो 12 अमेंडमेंट्स हैं, इन 12 अमेंडमेंट्स में से मैं ऑलरेडी आपके लिए समरी वगैरह सब बना के लाया, तो यू डोंट हैव टू स्पेंड एनी मच टाइम हियर, गो एंड स्पेंड मोर टाइम फॉर दीज थिंग्स, रीट, AIF, IFSCA, इन पे समय दो, एंड आई हैव गिवन माय हार्ट आउट फॉर दीज अमेंडमेंट्स। SM रीट मैंने पढ़ाया, आप दीवाने हो जाओगे। ये IFSCA का आपको लगेगा कि मैं आपको एकदम डिटेल में पढ़ाया हुआ है, और AIF का रिवीजन भी आपके लिए एक तूफान कर दिया है। तो आपके लिए मेरी तरफ से ये सब डिटेल में अमेंडमेंट्स ऑलरेडी डन है, सिर्फ अब जो मिसलेनियस बचे हैं उसको यहाँ पे मैं पढ़ा के कंप्लीट कर लूंगा। आई अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स कैन नॉट स्पेंड मच टाइम ऑन दीज मिसलेनियस अमेंडमेंट्स, तो इसकी समरी में ऑलरेडी रेडी करके आपके लिए लाया। स्टे रिलैक्स, ठीक है यार। चलो बंदे, एंड मैं आपको एंड में, तो जो व्यक्ति अगर ऐसा है कि वो CFL का व्यक्ति है और वो ये वीडियो देखना चाहता है, तो मैं आपको बता देता हूं कि आपके लिए कौन कौन से अमेंडमेंट्स रिलेवेंट है। सबसे पहले जो न्यू सिलेबस के बच्चे हैं, CFSM के बच्चे हैं, उनको तो सारे ही देखने हैं, उनको दिमाग नहीं लगाना, ये CFSM का ही तो सप्लीमेंट है, आप बच्चों को तो सारे ही देखने हैं। और जो ओल्ड सिलेबस CFL के बच्चे हैं, उनको बता देता हूं आपको कौन कौन सा देखना है।
आखिरी के 3 अमेंडमेंट्स आपको नहीं देखने हैं। 7, 8, 9 भी अब आए हो तो देख लो। 7, 8, 9 एक तरह से ऑप्शनल हो सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट देख लो। आखिरी के 3 अमेंडमेंट्स ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों को नहीं देखने, कुछ खास है ही नहीं, ठीक है गुंडे। सारे भी देख लोगे तो कुछ नुकसान नहीं, बट फिर भी समय की कमी हो सकती है, तो मैंने एक्सप्रेसली बता दिया कि ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों को क्या नहीं देखना। चलो यार, नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द अमेंडमेंट सेशन। हैव फेथ ऑन योर प्रिपरेशन। बहुत प्रेम से पढ़ाई करो। आपको एक ही चीज परेशान कर सकती है, वो है आपका दिमाग, कि वो आपको अननेसेसरी ट्रबल कर सकता है। अदरवाइज मेरी तरफ से मैंने कोशिश की है कि आपको हर बेस्ट पॉसिबल रिसोर्सेज मिले। सारे अहम चैप्टर जिनका भी एक अच्छे से रिवीजन बन सकता है, उन सब चैप्टर का डिटेल्ड रिविजन्स भी मैंने आपको दे रखे हैं। तो मेरी तरफ से आई विल ट्राई टू गिव यू एवरी पॉसिबल रिसोर्स। मेक श्योर यू यूज देम वाइसली, यू वर्क हार्ड, यू कीप योरसेल्फ काम एंड राइट द एग्जामिनेशन। और मैं आपको क्या कह रहा हूं, इतना टेंशन ही मत लो। सिंपल 100% सिलेबस कंप्लीट करना है और एग्जाम में 100 मार्क्स का लिखकर आना है, दैट इज इट। और कुछ आपका टारगेट ही नहीं, बस ये करो एंड यू विल बी डन कंफर्टेबली। रिजल्ट के बारे में सोचो ही मत। चलो यार, अब आज के उद्देश्य पे आते हैं हम लोग। सबसे पहली चीज, इनेबलिंग T+2। और मैं ये अमेंडमेंट्स आपको याद करा दूंगा। इनमें से एक अमेंडमेंट है बस जो कि शायद आपके उतने काम का नहीं है, बाकी सारे अमेंडमेंट्स काम के हैं। बताओ कौन सा? ये वाला 6 वाला अमेंडमेंट एक ऑप्शनल अमेंडमेंट समझ लो, बाकी सब अमेंडमेंट आपके काम के। बहुत इजीली आपको समझा दूंगा, याद भी करवा दूंगा। पहला, इनेबलिंग T+2 ट्रेडिंग ऑफ बोनस शेयर्स वेयर T इज रिकॉर्ड डेट। आते हैं अमेंडमेंट नंबर 1 पे, इनेबलिंग T+2 ट्रेडिंग ऑफ बोनस शेयर्स वेयर T इज द रिकॉर्ड डेट। अब क्या अमेंडमेंट है मैं आपको समझाता हूं। अमेंडमेंट क्या हुआ है, सेबी ने बोनस इशू जब भी होता है तब वो बोनस इशू आपके डीमैट अकाउंट में आएगा। बोनस इशू जब भी होता है तब वो बोनस इशू आपके डीमैट अकाउंट में आएगा। सो सेबी ने वो जो पूरा टाइमलाइन है, हाँ बिल्कुल सही है, बस चेक कर रहा था, कैमरे में सब कुछ ठीक है ना, घबराओ मत। सेबी ने बस क्या किया है, उस टाइमलाइन को रिड्यूस कर दिया। और मैं अगर सिंपल तरीके से अमेंडमेंट बताऊं तो सेबी ने कह दिया है कि आप जब भी बोनस इशू का रिकॉर्ड डेट देंगे, रिकॉर्ड डेट के अगले ही दिन, विद इन 1 डे, रिकॉर्ड डेट के विद इन 1 डे सब शेयर होल्डर के डीमैट अकाउंट में शेयर्स चले जाने चाहिए। और रिकॉर्ड डेट के 2 दिन के अंदर द शेयर्स शुड बी अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग ऑल्सो। तो अमेंडमेंट इतना सा है कि पहले समय ज्यादा लगता था, अब सेबी ने कह दिया है कि रिकॉर्ड डेट के 1 दिन के अंदर शेयर्स सबके डीमैट अकाउंट में चले जाने चाहिए और रिकॉर्ड डेट के 2 दिन के अंदर शेयर्स शुड बी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज फॉर ट्रेडिंग। खत्म हो गया। तो क्या है, सेबी हैज रिड्यूस्ड द टाइम। अब ये सब मिसलीनियस अमेंडमेंट्स, तो ऐसे छुटुर-पुटुर अमेंडमेंट्स होंगे, ठीक है। सेबी हैज रिड्यूस्ड द टाइम फॉर क्रेडिट ऑफ बोनस शेयर्स एंड ट्रेडिंग ऑफ बोनस शेयर्स। सेबी ने शेयर्स के ट्रेडिंग के लिए और शेयर्स के डीमैट में क्रेडिट का टाइम रिड्यूस कर दिया है। अब प्रोविजन ये है कि जो रिकॉर्ड डेट है उसके 1 दिन के अंदर अलॉटमेंट हो जाना चाहिए, आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाने चाहिए। और उसके 1 दिन, मतलब रिकॉर्ड डेट से टोटल 2 दिन हो गए, यहां से 1 दिन और रिकॉर्ड डेट से 2 दिन। रिकॉर्ड डेट से 2 दिन के अंदर ट्रेडिंग शुड ऑल्सो कमेंस। उन शेयर्स में ट्रेडिंग भी स्टॉक एक्सचेंज पर अलाउड हो जानी चाहिए। बस यही अमेंडमेंट कि रिकॉर्ड डेट से 1 दिन के अंदर लोगों के डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाने चाहिए और रिकॉर्ड डेट से 2 दिन के अंदर द शेयर्स शुड बी अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग। टिंग टिंग टिंग। फिर ऐसे ही मैंने प्रोसीजर भी दे दिया आपको, ताकि आप खुद से एफर्ट नहीं मारना पड़े। प्रोसीजर है कि जिस दिन भी आपका बोर्ड रेजोल्यूशन हुआ, जिस बोर्ड रेजोल्यूशन आपने डिसाइड किया कि आपको बोनस इशू करना है, उसके 5 दिन के अंदर यू मेक एन एप्लीकेशन फॉर इन प्रिंसिपल अप्रूवल, ठीक है। इशूअर को इन्फॉर्म करना है स्टॉक एक्सचेंज को, क्या रिकॉर्ड डेट ये है और रिकॉर्ड डेट के 1 दिन के अंदर इनके डीमैट में आ जाएगा, रिकॉर्ड डेट के 2 दिन के अंदर स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेडिंग हो जाएगी। बाय 12 PM ऑफ द नेक्स्ट डेट ऑफ रिकॉर्ड डेट, जिस दिन रिकॉर्ड डेट है उसके अगले दिन के 12 PM तक इशूअर को सारी डिटेल्स डिपॉजिटरी को दे देने, तभी तो विद इन 1 डे हमारा पूरा का पूरा डीमैट में शेयर्स आएंगे। तो इशूअर को रिकॉर्ड डेट के नेक्स्ट डे 12 PM पे पूरे के पूरे शेयर होल्डर्स के डिटेल दे देने डिपॉजिटरी को, ताकि डिपॉजिटरी उनके डीमैट अकाउंट में शेयर्स दे दे। एंड बोनस शेयर्स एज आई सेड विल बी क्रेडिटेड विद इन 1 डे फ्रॉम द रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट के 1 दिन के अंदर आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा एंड विल बी अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग विद इन 2 days फ्रॉम रिकॉर्ड डेट। आई डोंट थिंक इस पे कोई क्वेश्चन वगैरह संभव है। खैर आईसीएसआई का भरोसा नहीं है, इसलिए हम सारे पढ़ के जाएंगे। बट अमेंडमेंट नंबर 1 इज वेरी सिंपल कि जिस दिन बोनस इशू डिक्लेयर होता है उसके रिकॉर्ड डेट से 1 दिन के अंदर, उसके रिकॉर्ड डेट से 1 दिन के अंदर वो डीमैट अकाउंट में आ जाना चाहिए और रिकॉर्ड डेट से 2 दिन के अंदर इट शुड बी अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग। दैट इज द अमेंडमेंट। चलो गुंडे, दैट इज अमेंडमेंट नंबर 1। टोटल अमेंडमेंट कितने देखो 12, उसमें से एक हो भी गया, बहुत ही सुंदर। अमेंडमेंट नंबर 2 उससे भी छोटा सा अमेंडमेंट है। ये अमेंडमेंट इतनी सी बात कहता है कि जो भी डेट सिक्योरिटीज होती है, हमारी डेट सिक्योरिटीज, नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, म्युनिसिपल डेट, सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट, जहां पे एप्लीकेशन इज अप टू 5 लाख, 5 लाख तक का एप्लीकेशन है,
अब यहां पर भी आ चुका है यूपीआई। पहले इक्विटी शेयर्स के लिए यूपीआई आया था बस, तो पहले इक्विटी शेयर्स के लिए अगर एप्लीकेशन करें तो यूपीआई के थ्रू होती थी। अब इन्होंने कह दिया कि डेट सिक्योरिटीज, प्रेफरेंस शेयर, म्युनिसिपल डेट, सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट, इनमें से किसी के लिए भी सिक्योरिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, अप टू 5 लाख रुपीज यू कैन यूज यूपीआई। ऐसा मतलब सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक ये सब भी चालू है, बट 5 लाख तक के लिए यूपीआई को प्रमोट किया जा रहा है कि यूपीआई यूज करो प्रेफरेबली। यूपीआई के अलावा आप सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक की जो मोड है वो तो यूज कर ही सकते हो, बट हाँ पहले ये सब इक्विटी के लिए था, अब डेट के लिए भी यूपीआई को ला चुका है और गवर्नमेंट ऑलमोस्ट प्रमोट करेगी अब यूपीआई ही यूज करो। बट अगर किसी व्यक्ति के पास नहीं है तो अभी भी सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक या आसपा वगैरह के प्रोसेस से भी आ सकते हो, लेकिन गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग यूपीआई। तो अब डेट सिक्योरिटीज के लिए भी अगर अप टू 5 लाख तक के एप्लीकेशन ले रहे हैं तो यूपीआई से अप्लाई करना है। बहुत आसान। फिर आया अमेंडमेंट नंबर 3, बहुत आसान है ना, एज आई टोल्ड यू। मेरे सेशन को अच्छे से देखो, ये नोट्स का प्रिंट आउट करके सामने रख लो, और मेरे नोट्स के अंदर मैंने जो प्रिंटिंग के लिए दिया उसमें लिखा हुआ है, तो आप मजे से लिखी हुई चीज कंटेंट मिल रही है आपको आराम से, और उसके बाद में बस उसको अच्छे से देख लो एंड यू विल बी गुड टू गो। Amendment number 3, review of statement of investor complaints and timeline for disclosure of statement of deviation for REIT and infrastructure investment trust. Real estate investment trust और infrastructure investment trust के लिए एक नया कंसेप्ट लेकर आए हैं, that manager इन्वेस्टर के ग्रीवेंसेस अच्छे से कंप्लाई, अच्छे से एड्रेस, अच्छे से रिड्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो मैनेजर की जो टीम इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस संभालती है उनको हर क्वार्टर एंड में, हर क्वार्टर का एक स्टेटमेंट बनाना है कि इस क्वार्टर में हमने जो भी इन्वेस्टर के ग्रीवेंसेस है उनको कैसे हैंडल किया, इन्वेस्टर की कंप्लेंट्स को कैसे हैंडल किया है, और ये स्टेटमेंट देना है उनको किसको, रीट के, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के ट्रस्टीज को भी, और साथ में डायरेक्टर्स या गवर्निंग बॉडी जो भी है मैनेजर की वो, तो मैनेजर अगर कंपनी है तो मैनेजर के डायरेक्टर्स के सामने भी और ट्रस्टीज के सामने भी, इन सब के सामने क्वार्टरली बेसिस में जाएगा कि हम इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस को इस प्रकार से हैंडल कर रहे हैं। वो लोग इसको रिव्यू करेंगे, ट्रस्टी और गवर्निंग बॉडी डायरेक्टर्स इसको रिव्यू करेंगे और फिर इसको स्टॉक एक्सचेंज के पास भी फॉरवर्ड करेंगे। सो statement ensuring that all the investor complaints are addressed has to be placed before director or governing body of manager as well as trustees for review every quarter. और जैसे इनका रिव्यू हो चुका है उसके बाद में this will also be submitted to stock exchange। क्या छोटू सा अमेंडमेंट है कि हर क्वार्टर एंड में मैनेजर के जो लोग पूरा इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस हैंडल कर रहे हैं उनको उसका स्टेटमेंट बना के देना है मैनेजर के डायरेक्टर्स को भी और ट्रस्टी को भी, वो लोग रिव्यू करेंगे और फिर ये स्टेटमेंट विल आल्सो बी फॉरवर्डेड टू स्टॉक एक्सचेंज। दिस इज अमेंडमेंट नंबर 3। आई गेस सुपर डुपर इजी। नेक्स्ट अमेंडमेंट नंबर 4, बहुत आसान है ये भी। एआईएफ जो भी डिसोल्यूशन कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन टू बी फाइल्ड बाय स्कीम ऑफ एआईएफ availing dissolution period or additional liquidation period and condition for in specie distribution। तो पहले आते हैं नॉर्मल डिसोल्यूशन। कोई भी एआईएफ जो लिक्विडेशन के लिए जा रहा है, कोई भी एआईएफ जो लिक्विडेशन के लिए जा रहा है उसको सेबी को इन्फॉर्म करना है, सेबी को अपना इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम देना है बिफोर लिक्विडेशन पीरियड। तो लिक्विडेशन हमारा पीरियड एंड होगा, जो पूरा का पूरा टेन्योर खत्म होगा, उसके पहले सेबी को आपको बता देना है कि हमारा डिसोल्यूशन होने वाला है। ये पहली बात हो गई। इसको सिंपल तरीके से बताऊं तो इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम टू बी फाइल्ड टू सेबी, सेबी को आपको इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम फाइल करना है अबाउट डिसोल्यूशन कि भैया हमारा डिसोल्यूशन होने वाला है, और ये फाइल कर देना है प्रायर टू बिफोर द एक्सपायरी ऑफ लिक्विडेशन पीरियड। हमारा लिक्विडेशन पीरियड एक्सपायर हो उसके पहले इन्फॉर्म कर देना है। बहुत छोटी सी बात है, बहुत मिसलीनियस है। तो जब भी आपका लिक्विडेशन पीरियड खत्म हो रहा है आपको सेबी को इन्फॉर्म कर देना है कि भैया हमारा बस लिक्विडेशन होने वाला है। पर लिक्विडेशन पीरियड खत्म होने के पहले, ये नहीं कि पूरा खत्म हो गया फिर सेबी को बोल रहा है भाई खत्म हो गया, नहीं। आपका डिसोल्यूशन जब होने वाला है, आपका लिक्विडेशन पीरियड कंप्लीट होने के पहले आपको सेबी को इन्फॉर्म कर देना है। छोटी सी बात। अब एक और छोटी सी बात है, फॉर इन स्पीशी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर कभी भी आप इन स्पीशी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, कभी भी आप इन स्पीशी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं एआईएफ में, एआईएफ में इन स्पीशी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है ये समझो पहले। इन स्पीशी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हम नॉर्मली क्या करते हैं, एआईएफ चलाते हैं। मान लीजिए मैंने 100 लोगों से 1-1 करोड़ रुपए लिए थे, 100 करोड़ का एआईएफ था, इसमें सही जगह पे इन्वेस्टमेंट किया मैंने स्टार्टअप्स वगैरह में, इसको 200 करोड़ कर दिया, फिर एआईएफ को डिसॉल्व कर रहे हैं तो हम हमारे इन्वेस्टमेंट्स को मार्केट में सेल ऑफ कर देते हैं। इन 200 करोड़ का जो आया है वो हमारे यूनिट होल्डर्स को कैश दे देते हैं। यही होता है डिसोल्यूशन नॉर्मली। इन स्पीशी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, अब हम एआईएफ बंद तो करना चाहते हैं बट रैदर देन सेलिंग द इन्वेस्टमेंट गिविंग मनी, हमारे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं यही हम हमारे इन्वेस्टर को दे देते हैं। एग्जांपल, हमारा एआईएफ है, उससे हमने
3 कंपनीज के शेयर्स खरीदे थे और अब वो शेयर बहुत अच्छे चल रहे हैं, अब हम हमारे एआईएफ को डिसॉल्व करना चाहते हैं, तो एक ऑप्शन तो वही ट्रेडिशनल कि इन तीनों शेयर्स को मार्केट में बेचेंगे, जो पैसा आएगा वो हमारे इन्वेस्टर्स में डिवाइड कर लेंगे यूनिट्स के बेसिस पे। अब नया ऑप्शन 2 इन स्पीशी डिस्ट्रीब्यूशन का ऑप्शन क्या है, जिसमें हम उस इन्वेस्टमेंट को भी डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारे पास जो कंपनीज के शेयर्स हैं, हम वो शेयर्स ही हमारे सारे इन्वेस्टर्स को दे देंगे। हम हमारे इन्वेस्टर्स को ही अगर शेयर्स दे देंगे तो भी उनका तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना, सिंपल, उनको तो इन्वेस्टमेंट मिल चुके हैं। हम हमारे एआईएफ को बंद कर देंगे और हमारे इन्वेस्टर्स को जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वही दे देंगे। दैट इज टर्म्ड एज इन स्पीशी डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे क्या लिखा है, अगर किसी भी एआईएफ को इन स्पीशी डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो वो कर सकते हैं आफ्टर अप्रूवल ऑफ 75% ऑफ द इन्वेस्टर। हमारे इन्वेस्टर का, आप अपने मन से नहीं कर सकते, सारे इन्वेस्टर को बुलाओ, उनको चॉइस दो कि भैया हम इन्वेस्टमेंट को बेचें और आपको कैश दें, या फिर हम आपको इन्वेस्टमेंट ही सीधा सीधा दे दें, डिवाइड कर दें। ऑब्वियसली डिवाइडेबल होना चाहिए, वो सब बताएंगे कैसे डिवाइड करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे ये सब एआईएफ डिसाइड करेगा। अब वो यूनिट होल्डर अगर 75% मेजॉरिटी से अग्री कर लेते हैं, अगर यूनिट होल्डर्स 75% मेजॉरिटी से अग्री कर लेते हैं, ओनली देन यू कैन डू इन स्पीशी डिस्ट्रीब्यूशन। इन स्पीशी डिस्ट्रीब्यूशन पहले भी होता था, अमेंडमेंट बस ये है कि अगर इन स्पीशी डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो आपको अपने यूनिट होल्डर का 75% का अप्रूवल चाहिए, तो आप इन स्पीशी डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। आप चाहो तो बताएं क्या कर सकते हो, एक और पढ़ लो, ये 5th वाला अमेंडमेंट भी पढ़ लो, उसके बाद में इस वीडियो को पॉज करके एक बार 5 अमेंडमेंट को मेरी शीट से सिर्फ समरी नोट से देख लो। 5th वाला अमेंडमेंट भी पढ़ लो, फिर आप वीडियो को पॉज कर दो, फिर उस शीट पे जाओ। अगर आपने प्रिंट आउट ले लिया है तो बेस्ट है, प्रिंट आउट नहीं लिया तो मोबाइल में, लैपटॉप में एक बार 5 के मेरे पास समरी नोट्स, जो मैंने समरी दी है, जो मैंने हाईलाइट करके दिया है, जो मैंने समरी दी है, बस वो पढ़ो, देखो कि 5 अमेंडमेंट समझ में आ रहे हैं। अरे बहुत ईजी है, एंड आई हैव प्लान्ड दिस कीपिंग इन माइंड कि आपका समय बचाना है। आपको समय कहाँ देना चाहिए, कहाँ नहीं देना चाहिए, एटलीस्ट मैं मेरी तरफ से कोशिश करता हूं कि उसको भी एडजस्ट करते हुए दूं। तो यहां पे आप बहुत फास्ट तरीके से कंप्लीट कर पाओगे। अमेंडमेंट नंबर 5, ये भी एएफ का ही है। यहां पे क्या कह रहे हैं, अ न्यू कैटेगरी हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड कॉल्ड माइग्रेटेड वेंचर कैपिटल फंड। एक नया कैटेगरी आ चुका है वेंचर कैपिटल फंड का, माइग्रेटेड वेंचर कैपिटल फंड, which means a fund that was previously registered as a venture capital fund under SEBI Venture Capital Fund Regulation 1996। पुराना एक रेगुलेशन था SEBI Venture Capital Fund Regulation 1996, उसमें अगर कोई रजिस्टर्ड था and subsequently registered under these regulation, और अब वो AIF रेगुलेशन में आ रहा है, these regulation मतलब AIF रेगुलेशन में आ रहा है, ऐसा सब कैटेगरी ऑफ वेंचर कैपिटल फंड अंडर कैटेगरी 1। याद आ रहा है, AIF कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 AIF के फर्दर 4 सब कैटेगरीज पढ़े हमने। फर्स्ट सब कैटेगरी क्या होता है उसका, वेंचर कैपिटल फंड। चलो सर क्या लिखा है यहाँ, कुछ समझ में नहीं आया, भाई बताएगा ना, अच्छे से समझना। अब AIF आ चुका है मार्केट में, तो अगर किसी को अब वेंचर कैपिटल फंड शुरू करना है तो वो AIF रेगुलेशन में ही शुरू करेगा ना। आज अगर 2025 में किसी को वेंचर कैपिटल फंड शुरू करना है तो वो AIF में आएगा, AIF कैटेगरी 1 का फर्स्ट सब कैटेगरी में अपना वेंचर कैपिटल फंड शुरू कर देगा। ऐसा ही AIF के पहले 1996 का एक रेगुलेशन था, द नेम ऑफ द रेगुलेशन वाज सेबी वेंचर कैपिटल फंड रेगुलेशन 1996। अभी तक क्या हो रहा था, 2023 तक भी दोनों ही चल रहे थे। जो पुराने वेंचर कैपिटल फंड रेगुलेशन में है 1996 के, वो भी चल रहे हैं, और अब जो नए हैं वो तो AIF रेगुलेशन में रजिस्टर कर रहे थे। तो अब सेबी ने 2024 में डिसाइड किया, राइट नाउ आई एम टीचिंग इट इन 2025, बट सेबी ने डिसाइड किया था 2024 में कि यार इन सबको पुरानों को सब बंद करते हैं। जो पुराने सेबी वेंचर कैपिटल फंड रेगुलेशन 1996 में रजिस्टर्ड फंड्स हैं उन सबको बंद करते हैं, और उन सबको बोलते हैं आओ आप भी AIF रेगुलेशन में ही आ जाओ, राइट। तो उसका नोटिफिकेशन अब हम पढ़ रहे हैं। इस नोटिफिकेशन में लिखा है कि हर एक वेंचर कैपिटल फंड जो सेबी के 1996 रेगुलेशन में रजिस्टर हुआ था, उसको 2 चॉइस दे रहे हैं। ऑप्शन 1, आप AIF में आ जाओ, यहां पे आपके लिए एक नया कैटेगरी बनाया है, उसका नाम दिया माइग्रेटेड वेंचर कैपिटल फंड। मतलब जो पुराने वाले रेगुलेशन से यहां पर आए, तो आपको हम नए वाले में रजिस्टर कर देते हैं। यू रजिस्टर योरसेल्फ एज अ माइग्रेटेड वेंचर कैपिटल फंड। आपके लिए इजी लिमिट वगैरह रखेंगे, आपके लिए इजी रेगुलेशन करेंगे, आप यहां आ जाओ और इसके अंदर रेगुलेट हो आगे से। तो चॉइस 1 वाज जो भी वेंचर कैपिटल फंड है अंडर 1996 का रेगुलेशन, वो आ जाए AIF रेगुलेशन में और खुद को रजिस्टर कर लें एज अ माइग्रेटेड वेंचर कैपिटल फंड। वही हमारा कैटेगरी 1 सब कैटेगरी 1, उसका जो कैटेगरी 1 का जो फर्स्ट सब कैटेगरी है वेंचर कैपिटल फंड, उसी में उनको रजिस्टर कर लें।
और अगर कोई कन्वर्ट नहीं होना चाहता है तो ये कहने के लिए ऑप्शन नहीं है, बट अगर कोई पुराने में रहना चाहता है तो उसके ऊपर बहुत एक्सट्रीम रेगुलेटरी प्रोविजंस लगेंगे भैया। तो यू डिसाइड, आप एकदम एक्सट्रीम रेगुलेशन को कंप्लाई करने के लिए रेडी हो तो पुराने में रहो, नहीं तो आप सब कन्वर्ट हो जाओ इन द न्यू AIF रेगुलेशन माइग्रेटेड वेंचर कैपिटल फंड। अब इसको देखो मैंने समरी में कैसे लिखा है, जो भी एग्जिस्टिंग वेंचर कैपिटल फंड है अंडर द सेबी वेंचर कैपिटल फंड रेगुलेशन 1996, उनको दो ऑप्शन दिए। ऑप्शन 1, register yourself as a migrated venture capital fund under SEBI AIF regulation and continue to function। कन्वर्ट हो जाओ, AIF रेगुलेशन आ जाओ और कंटिन्यू करो। या फिर ऑप्शन 2, you will have to face enhanced regulatory reporting। आपको बहुत ज्यादा रेगुलेटरी रिपोर्टिंग को फॉलो करना पड़ेगा। चलो सिंपल सी बात है। तो जो भी एग्जिस्टिंग वेंचर कैपिटल फंड्स थे अंडर 1996, they've got a choice, either they can convert themselves into a migrated venture capital fund and now they can be regulated as per AIF regulation, या पुराने में कंटिन्यू करना चाहते हो तो आपको बहुत ज्यादा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लगाएंगे, बहुत ज्यादा मेजर्स एक्शंस भी लेंगे, बहुत कुछ करेंगे। ये हमारे एक्चुअली 5 अमेंडमेंट्स हो गए। यू गाइस कैन टेक अ स्मॉल सा ब्रेक एंड रीड दीस 5 अमेंडमेंट्स वंस। एक बार मैं आपको यहीं से पढ़ाऊं 5 अमेंडमेंट में हमने क्या पढ़ा। बहुत ईजी है, मैंने आपको कहा ना मेजर अमेंडमेंट तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, यहाँ पे सिर्फ माइनर अमेंडमेंट्स आपको पढ़ाने हैं। सबसे पहले इनेबलिंग T+2 फॉर बोनस शेयर्स। क्या था इसमें कि अब कोई भी कंपनी अगर बोनस शेयर इशू करेगी तो जो रिकॉर्ड डेट है उसके अगले ही दिन बोनस शेयर आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे और रिकॉर्ड डेट के 2 दिन के अंदर बोनस शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएंगे, अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग। पहला अमेंडमेंट। दूसरा, यूसेज ऑफ UPI। अब डेट सिक्योरिटी, प्रेफरेंस शेयर, म्युनिसिपैलिटी बॉन्ड्स, इन सब के लिए भी अप टू 5 लाख है तो आप UPI यूज करेंगे। नेक्स्ट, रिव्यू ऑफ स्टेटमेंट ऑफ इन्वेस्टर कंप्लेंट्स। AIF के अंदर जो भी मैनेज कर रहा है हमारा मैनेजर, वो मैनेजर इन्वेस्टर कंप्लेंट्स अच्छे से एड्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा है, हर क्वार्टर एंड में उनको एक स्टेटमेंट देना है टू डायरेक्टर्स ऑफ द मैनेजर एज वेल एज ट्रस्टी। ट्रस्टी इनको चेक करेंगे, रिव्यू करेंगे और रिव्यू करने के बाद किसको फॉरवर्ड करेंगे एवरी क्वार्टर? स्टॉक एक्सचेंज को। नेक्स्ट, डिसोल्यूशन पीरियड, एडिशनल डिसोल्यूशन पीरियड एंड इन स्पीशी डिस्ट्रीब्यूशन। कभी भी कोई भी AIF का अगर लिक्विडेशन होने वाला है तो लिक्विडेशन होने के पहले उनको सेबी को इन्फॉर्म कर देना है कि हे सेबी हमारा डिसोल्यूशन होने वाला है, स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म कर देना है साथ में। नेक्स्ट, इन स्पीशी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर कोई भी AIF इन स्पीशी डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहता है कि अपने इन्वेस्टमेंट को ही बांटना चाह रहा है तो उसके लिए AIF को लेना होगा अप्रूवल बाय 75% ऑफ यूनिट होल्डर। और लास्ट अमेंडमेंट जो हमने पढ़ा अभी सेबी AIF का 3rd अमेंडमेंट रेगुलेशन जो हम लास्ट वाला पढ़कर आए कि हर वेंचर कैपिटल फंड जो सेबी वेंचर कैपिटल फंड रेगुलेशन 1996 में रजिस्टर्ड थे, all of them should ideally convert themselves into the new regulation AIF regulation and register themselves as a migrated venture capital fund under venture capital fund under category 1। और अगर आप कन्वर्ट नहीं होते हो तो आप पे enhanced regulatory framework लगाएंगे, प्रोविजंस बहुत सारे लगा देंगे। बहुत ईजी है गुंडे, है ना। तो अब चाहते हो तो क्या कर सकते हो, यहाँ पे रुक के और फटाफट मेरे नोट से इन सबका सिर्फ समरी एक बार जो है वो अच्छे से देख के आ जाओ कि हाँ अमेंडमेंट्स डन है। तो उसके बाद में वील हिट द रिमेनिंग अमेंडमेंट्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? काफी आसान। चलिए यारो, तो पहले 5 अमेंडमेंट्स आपके एकदम परफेक्ट हो गए होंगे। 6th अमेंडमेंट एक बहुत अजीबोगरीब अमेंडमेंट है, ठीक है। ये सिर्फ ICSI पे ऐसा मैं भरोसा नहीं कर सकता हूं कि वो क्या कुछ भी पूछ सकते हैं, इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। अदरवाइज 6th इज अ वेरी ऑड अमेंडमेंट, एकदम यूजलेस सा पार्ट है जो उन्होंने सिलेक्ट करके दे दिया अपने हिसाब से कुछ भी। तो हम लोग एक बार पढ़ लेंगे बिकॉज सप्लीमेंट में है, बट इसके लिए ध्यान रखना पहली चीज तो पढ़ना कंपलसरी भाई, कुछ भी छोड़ना नहीं है। ICSI कुछ भी पूछ सकता है तो पढ़ना जरूरी, लेकिन इस पे 5 मिनट ज्यादा इन्वेस्ट मत करना, अदरवाइज आपका ये 1 आवर ले जाएगा और बहुत आपको ऑड सा कंटेंट यहाँ पे मिलेगा। क्या कहने की कोशिश कर रहा है इसका मैं आपको एसेंस देता हूँ अच्छे से। जहां पे भी SFA लिखा होगा उसका मतलब है स्टैंडर्ड सेटिंग फोरम बाय सेबी। सेबी ने स्टैंडर्ड सेटिंग फोरम बना रखा है, तो जहां भी लिमिट्स वगैरह बनानी होती है जो भी करना है वो बनाते हैं। तो SFA स्टैंडर्ड सेटिंग फोरम होता है, ठीक है, अच्छे से कहीं भी अगर आपको मिल जाता है तो। चलो गुंडे, कहां पे थे हम लोग? यस, स्टैंडर्ड सेटिंग फोरम बाय सेबी। अब इसके अंदर उन्होंने कुछ जगह पे ड्यू डिलिजेंस करने का बोला है कि यहां पे केयरफुल रहना। तो प्रोविजन क्या है? स्पेसिफिक ड्यू डिलिजेंस ऑफ इन्वेस्टर एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ AIF। कि AIF के केस में कुछ केसेस में बोला है कि इनका ड्यू डिलिजेंस एक्स्ट्रा करना। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि कोई व्यक्ति
इन्वेस्टर डायरेक्टली, क्योंकि एआईएफ एक प्रकार का प्राइवेटली पूल्ड व्हीकल होता है ना, तो मैं डायरेक्टली जो चीज नहीं कर सकता था वो मैंने कुछ लोगों का पैसा मिला के एआईएफ के थ्रू कर लिया। तो कुछ केसेस में ये कहते हैं कि आपको केयरफुल रहना है, एक्स्ट्रा ड्यू डिलिजेंस करनी है। कौन से केसेस में? 1, जब इन्वेस्टर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के बेनिफिट ले रहे हैं। तो अगर कभी भी ऐसा केस है कि इन्वेस्टर जो है, एआईएफ जो है, वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के बेनिफिट लेने वाले हैं, तो एक्स्ट्रा ड्यू डिलिजेंस करो। वहां पे एक 50% का बार है, इसका मतलब है कि एआईएफ का 50% पैसा जो है वो ऐसे ही लोगों से आ रहा है जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर का बेनिफिट लेने वाले हैं। तो इस केस में आपको एक्स्ट्रा ड्यू डिलिजेंस करना है, और ड्यू डिलिजेंस में सब कुछ थम्स अप आया, सब कुछ सही आया, तो ही उनको क्यूआईबी के बेनिफिट लेने देना है, अदरवाइज बेनिफिट लेने नहीं देना है। बस इतना सा। तो पहला केस जहां पे वो चाहते हैं कि आप एक्स्ट्रा केयरफुल रहो, वो हो गया अगर इन्वेस्टर क्यूआईबी का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो पहले अच्छे से ड्यू डिलिजेंस करो, और वो एलिजिबल है तो ही उनको क्यूआईबी का बेनिफिट लेने दो। दूसरी चीज, अगर एक्स्ट्रा ड्यू डिलिजेंस करो अगर आरबीआई रेगुलेटेड लेंडर्स हैं और एंटिटीज हैं, एवरग्रीनिंग कर रहे हैं उसके इनके स्ट्रेस लोन या एसेट का थ्रू एआईएफ। एवरग्रीनिंग क्या होता है समझाता हूं। एवरग्रीनिंग का मतलब क्या होता है? मान लीजिए मैं एक बैंक हूं, मैंने लोन दिया है मिस्टर ए को, और मिस्टर ए डिफॉल्ट कर रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? उसको एनपीए डिक्लेयर करके और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी अलग अलग तरीके से जितना रिकवरी हो रहा है वो करने का कोशिश करना चाहिए। सही बात है। वापस रिपीट कर रहा हूं, मैं एक बैंक हूं, एक एनबीएफसी हूं, एक ऐसा एंटिटी हूं जिसने लोन दिया है मिस्टर ए को। मिस्टर ए लोन में डिफॉल्ट कर रहा है, तो मुझे आइडियली क्या करना चाहिए? मुझे उसको एनपीए डिक्लेयर करके वहां से मनी रिकवरी की कोशिश करनी चाहिए। पर कुछ लोग क्या करते हैं? एवरग्रीनिंग कर देते हैं। एवरग्रीनिंग का मतलब क्या होता है? मैं मेरे डिफॉल्टर को ही और लोन देता हूं, भैया ये लो, आप पुराना 10 करोड़ का लोन नहीं दे पा रहे हो, मैं आपको और लोन दे रहा हूं 12 करोड़ का। ठीक है। अब इससे क्या करते हैं कुछ लोग कि मैंने आपको 12 करोड़ का लोन दिया, इससे आप अपना पुराना लोन रीपे कर दो, और अब आपका एक फ्रेश लोन दिख रहा है 12 करोड़ का। तो अब जब उसका ड्यू डेट आएगा उसके बाद में डिफॉल्ट होगा ना, पिछला डिफॉल्ट तो सही हो गया। इसको एवरग्रीनिंग कहते हैं। तो एवरग्रीनिंग का मतलब सिंपल भाषा में कि आप लोन दे रहे हो डिफॉल्टर को ही। अगर आप डिफॉल्टर को ही लोन दे रहे हो तो उसे कहते हैं एवरग्रीनिंग। तो ये क्या कह रहे हैं? अगर कभी भी एआईएफ के थ्रू एवरग्रीनिंग हो रही है, अगर कभी भी एआईएफ के थ्रू एवरग्रीनिंग हो रही है, कैसे हो रही है, क्या हो रही है, यही इनकम्प्लीट उन्होंने दिया नहीं है। बट अगर आरबीआई के रेगुलेटेड एंटिटीज हैं और वो एआईएफ के थ्रू एवरग्रीनिंग कर रहे हैं और इस प्रकार के इन्वेस्टर 25% भी हैं, तो आप यहाँ पे एक्स्ट्रा ड्यू डिलिजेंस करो, उसी के बाद में अलाउ करो। एक्स्ट्रा ड्यू डिलिजेंस करो, उसी के बाद में अलाउ करो। 2 केसेस हो गए। पहला, एक्स्ट्रा ड्यू डिलिजेंस करो अगर आपके इन्वेस्टर क्यूआईबी का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो। सेकंड, आप एक्स्ट्रा ड्यू डिलिजेंस करो अगर जो एआईएफ के थ्रू एवरग्रीनिंग ऑफ लोन हो रहा है तो। और थर्ड, मैं बताता हूं, ये नहीं, थर्ड, अगर इन्वेस्टमेंट ऐसी कंट्रीज से आ रहा है जहां से इंडिया लैंड बॉर्डर्स शेयर करती है, बांग्लादेश हो, कोई भी ऐसा देश जिसके साथ इंडिया लैंड बॉर्डर्स शेयर करती है, वहां के इन्वेस्टर्स आ रहे हैं 50%, आपके पास 50% का बार है। तो क्यूआईबी के अंदर भी 50% का बार था, उसके बाद में लेंडर जो था एवरग्रीनिंग, उसमें 25% का बार था कि अगर आपके 25% भी इन्वेस्टर इस प्रकार के हैं तो आपको एक्स्ट्रा ड्यू डिलिजेंस करना है। यहाँ पे वापस 50% का बार है कि अगर आपके 50% इन्वेस्टर भी ऐसे हैं जो यहाँ पे कवर होते हैं तो आपको एक्स्ट्रा ड्यू डिलिजेंस करना है। ये किन के लिए है? अगर एआईएफ पैसा ले रहा है उन देशों से जो हमारे साथ लैंड बॉर्डर्स शेयर करते हैं, वी हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस इन सच केसेस। तो भी आपको क्या करना है? एक्स्ट्रा ड्यू डिलिजेंस करना है, बस सिंपल। तो ये टॉपिक उन्होंने बहुत ही इनकम्प्लीट और तरीके से दिया है, बट आप ये समझो एक्स्ट्रा ड्यू डिलिजेंस करना है 3 केसेस में। यू हैव टू डू स्पेसिफिक ड्यू डिलिजेंस ऑफ इन्वेस्टर, एक्स्ट्रा करना है 3 केसेस में। पहला, अगर वो इन्वेस्टर क्यूआईबी का बेनिफिट मांग रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा ड्यू डिलिजेंस करना है और वो सेटिस्फाई करते हैं रिक्वायरमेंट, तभी आप उनको बेनिफिट दो। दूसरा, अगर मान लीजिए एवरग्रीनिंग ऑफ लोन हो रहा है तो भी आप एक्स्ट्रा ड्यू डिलिजेंस करो और सब एलिजिबल है तो ही करने दो। और थर्ड हो गया, अगर एआईएफ पैसा ले रहा है लैंड बॉर्डर कनेक्टेड वाले देशों से तो आप एक्स्ट्रा डिलिजेंस करो और उसी के बाद में पैसा दो। सिंपल। इसके इसमें एक छोटा सा पॉइंट और लिखा हुआ है कि जो फर्स्ट 2 केसेस हमने पढ़े, अगर हमें ऐसा मिलता है कि फर्स्ट 2 केसेस कौन से थे कि वो क्यूआईबी का बेनिफिट लेने आ रहे हैं लेकिन क्यूआईबी है ही नहीं, तो उस केस में, या फिर एवरग्रीनिंग करना चाहते हैं बट एलिजिबल नहीं है, तो उसमें कहते हैं कि अगर कॉन्सिक्वेंस, अगर हम ड्यू डिलिजेंस में नेगेटिव पॉइंट मिला कुछ, तो हम उनको अलाउ ही नहीं करेंगे, दे विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम दी इन्वेस्टमेंट्स करेंगे ही नहीं हम उनके पैसों का और उनको एआईएफ से एक्सक्लूड कर देंगे। तो अगर कहीं पे भी ड्यू डिलिजेंस में हमें नेगेटिव फीडबैक मिल जाता है
नेगेटिव आउटकम आ जाता है कि ड्यू डिलिजेंस में पता चलता है कुछ सही नहीं है, तो हम ये चीज अलाउ नहीं करेंगे। छोटू सा पॉइंट, बस इतना से याद रख लो, इसकी कोई समरी भी नहीं है, इसको आपको बाद में शायद बस इतना से याद रख लोगे तो भी आपका काम हो गया। क्या 3 केसेस में आपको एक्स्ट्रा ड्यू डिलिजेंस करना है। पहला केस हो गया अगर जो इन्वेस्टर है वो QIB का बेनिफिट लेना चाहते हैं, दूसरा एवरग्रीनिंग ऑफ लोन कर रहे हैं बाय RBI रेगुलेटेड एंटिटीज, और तीसरा अगर EIF में पैसा आ रहा है फ्रॉम दोज कंट्रीज जो इंडिया के साथ में लैंड बॉर्डर्स शेयर करते हैं, यू हैव टू डू एक्स्ट्रा ड्यू डिलिजेंस। रीड पढ़ना जरूर है इसको, एक बार बिना पढ़े छोड़ना नहीं है, लेकिन इस पे 5 मिनट ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना नहीं। चलो हमारा फ्लो चल रहा है अमेंडमेंट नंबर 7। अब अमेंडमेंट नंबर 7 से हम नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज वाले चैप्टर के अमेंडमेंट्स देख लेते हैं। अमेंडमेंट नंबर 7 से हम नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी वाले चैप्टर के अमेंडमेंट्स देख रहे हैं। बहुत ज्यादा आसान अमेंडमेंट है। क्या अमेंडमेंट है? पहला अमेंडमेंट, अमेंडमेंट के पहले जब ये अमेंडमेंट नहीं हुआ था उस समय पे फेस वैल्यू 1 लाख और 1 करोड़ की हुआ करते थे। तो फेस वैल्यू 1 लाख 1 करोड़ की हुआ करते थे जब डेट सिक्योरिटीज को प्राइवेट प्लेसमेंट में इश्यू किया जाता था, और उसके बाद में उनको लिस्ट करते थे स्टॉक एक्सचेंज पे, या फिर स्टॉक एक्सचेंज पे रिपोर्टिंग करके OTC में ट्रेड करते थे, ओवर द काउंटर ट्रेड करते थे, बट स्टॉक एक्सचेंज की रिपोर्टिंग कंपलसरी थी। तो पहले जो भी शेयर्स, आपको आसान करता हूं, कोई भी डेट सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज पे अगर लिस्ट करते थे तो उनका मिनिमम जो फेस वैल्यू था, थ्रेशोल्ड था, वो था 1 लाख एंड 1 करोड़। कुछ केसेस में 1 लाख, कुछ केसेस में 1 करोड़। अब सेबी ने इसको थोड़ा ईज करने के लिए कि ज्यादा लोग कर पाए, तो उस थ्रेशोल्ड को कम करके कर दिया है 10,000। अब एक मिसलिनियस अमेंडमेंट है, कोई लोड लेने वाली बात नहीं है, बस उन्होंने उस सप्लीमेंट में दिया, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं कि पहले जो डेट सिक्योरिटीज का प्राइवेट प्लेसमेंट किया जाता था और वो स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होते थे, तब मिनिमम थ्रेशोल्ड था 1 लाख एंड 1 करोड़। कुछ केसेस में 1 लाख, कुछ केसेस में 1 करोड़ के उतने की सिक्योरिटीज इशू करनी पड़ेगी। तो थ्रेशोल्ड अर्लियर वाज ऑफ 1 लाख 1 करोड़, उसको कम करके कर दिया 10,000। अब 10,000 की भी डेट सिक्योरिटी इशू कर सकते हैं आप प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे 10,000 के सेट में। तो जो मिनिमम डिनोमिनेशन था पहले 1 लाख के सेट में होता था कंपल्सरी, अब उसको कम करके 10,000 कर दिया ताकि ज्यादातर लोग उसके अंदर ट्रेड कर पाए। तो डेट सिक्योरिटीज जो लिस्ट होती थी प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे इशू होने के बाद में, उसका पहले जो मिनिमम अमाउंट फॉर ईच पर्सन था वो 1 लाख, कुछ केसेस में 1 करोड़ था, अब उसको रिड्यूस करके कर दिया गया है 10,000। पोस्ट अमेंडमेंट क्या हुआ है? डेट सिक्योरिटीज विद इवन फेस वैल्यू ऑफ 10,000 कैन बी इशूड फॉर प्राइवेट प्लेसमेंट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। कंडीशंस क्या है? मर्चेंट बैंकर अपॉइंट होना चाहिए, आप क्रेडिट एनहांसमेंट करा सकते हो, ये ऑप्शनल है कि आपको अपनी सिक्योरिटी को और अट्रैक्टिव दिखाना है तो क्रेडिट एनहांसमेंट करा सकते हो, उसमें गारंटी के ऑप्शंस हैं, ऐसा बहुत कुछ है। अगर आप क्रेडिट एनहांसमेंट करवा रहे हो तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी चेक करेगा कि वो आपने अच्छे से करवाया है या नहीं। एंड लास्टली आ जाता है ट्रांस प्लेसमेंट इज ऑल्सो अलाउड। ट्रांस प्लेसमेंट कैसा होता है कि अगर आप लोगों से पैसा टप्पे टप्पे में लेना चाहते हो, पार्ट्स में लेना चाहते हो, कि अभी कुछ पैसा रेस करेंगे, 3 महीने बाद कुछ पैसा रेस करेंगे, 4 महीने बाद कुछ पैसा रेस करेंगे, तो ट्रांस प्लेसमेंट भी डेट सिक्योरिटीज में अलाउड है। तो कुछ खास नहीं है, बट अमेंडमेंट ने क्या किया है, जो 1 लाख का पहले का लिमिट हुआ करता था उसको रिड्यूस करके 10,000 कर दिया है। अब डेट सिक्योरिटीज प्राइवेट प्लेसमेंट में आप 10,000 की डिनोमिनेशन में इशू कर सकते हो एंड दे कैन बी लिस्टेड। काफी कठिन है कि इनमें से किसी पे भी सवाल आएगा इन मिसलिनियस में से, पर यार ये छोड़ के नहीं जाना इस वीडियो को यहां से कि मैं तो छोड़ के जा रहा हूं। ICS कुछ भी पूछ लेता है, अदरवाइज मैं आप बच्चों का एग्जाम के पहले समय नहीं इन्वेस्ट करवाता ना यहाँ पे, तो महत्व इनका थोड़ा कम है। हाँ, SM रीड का इंपॉर्टेंस ज्यादा है, IFSCA का इंपॉर्टेंस ज्यादा है, तो जो AIF में दूसरे मैंने अमेंडमेंट पढ़ा उनका इंपॉर्टेंस ज्यादा है, वो मैं मानता हूं, बट ये एक मिसलिनियस है तो इनको भी पढ़ के तो जाना है। आपके लिए समरी बना रखी है ना गधों, इतना फास्ट पढ़े, सेल्फ स्टडी इसका 10 मिनट में सारे अमेंडमेंट हो जाएंगे। एक बार अच्छे से वीडियो देख लो, एक बार अच्छे से पढ़ लो, फिर आप एग्जाम के एक दिन पहले 5-10 मिनट में इसको पूरा रिकूप करके जा पाओगे, पूरा अच्छे से पढ़ के जा पाओगे। चलो आते हैं नेक्स्ट, वापस इस सिक्योरिटी के अंदर ही है, इसी के अंदर है नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज के लिए इशूअर शेल फिक्स अ रिकॉर्ड डेट। इशूअर को रिकॉर्ड डेट फिक्स करना है, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रिडम्पशन कुछ भी कर रहे हो आप, तो अगर नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी है मतलब क्या, डेट सिक्योरिटी होगा, प्रेफरेंस शेयर होगा, तो इनके लिए आपको रिकॉर्ड डेट फिक्स करना जरूरी है, हमेशा ही करते हैं। अभी क्या कह रहे हैं कि रिकॉर्ड डेट जब भी फिक्स होगा ये शुड बी फिक्स्ड एटलीस्ट 15 डेज प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। तो जो भी ड्यू डेट ऑफ पेमेंट है उसके 15 दिन पहले रिकॉर्ड डेट आपका फिक्स हो जाना चाहिए। तो कोई खासा अमेंडमेंट नहीं है, आपको कंपल्सरी एक रिकॉर्ड डेट रखना है, उस रिकॉर्ड डेट के दिन जो जो सिक्योरिटी होल्ड कर रखेंगे उन्हीं को इंटरेस्ट या प्रेफरेंस डिविडेंड या फिर जो भी बेनिफिट आप दे रहे हो वो मिलेगा, और ये आपको आपका जो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट है उसके 15 दिन पहले फिक्स कर देना है। बहुत ईजी, बहुत बेसिक। अब इसके अंदर एक और चीज है, ये तो छोटी सी चीज हो गई नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी के लिए, एक और चीज है। अब ये अच्छे से मतलब अगर मुझे आपको
इस पूरी शीट में किसी अमेंडमेंट पे स्टार मार्क करवाना है तो वो यही होगा। अच्छे से सुनना इसको। नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज में स्पेशली डेट सिक्योरिटीज आप कभी भी इशू कर रहे हो तो डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करना कंपलसरी है। डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट हो गया। अब इन्होंने 2 केसेस बनाए हैं जिन 2 सर्कमस्टांसेस में डिबेंचर ट्रस्टी को ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट देना है टू स्टॉक एक्सचेंज। डिबेंचर ट्रस्टी को इन 2 सर्कमस्टांसेस में ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट देना है टू स्टॉक एक्सचेंज। पहला सर्कमस्टांसेस है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट। जब डिबेंचर ट्रस्टी ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करेंगे, हम ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करते हैं सेबी के पास, उसकी कॉपी स्टॉक एक्सचेंज के पास। तो जब हम स्टॉक एक्सचेंज के पास हमारा ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करेंगे उसी के साथ में हमको एक ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट भी देना है। बिल्कुल सब बात हो गई। दूसरा कब देना है आपको? जब आप लिस्टिंग एप्लीकेशन दे रहे हो स्टॉक एक्सचेंज को, फाइनली सब होने के बाद तो जब आप लिस्टिंग एप्लीकेशन देंगे उसके साथ में भी एक ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट देना है। तो दिस इज अ न्यू कांसेप्ट। इनका कहना है कि अब डेट सिक्योरिटी के केस में डिबेंचर ट्रस्टी को जब भी एक कंपनी डेट सिक्योरिटी इशू करेगी और उसको लिस्ट करा रही है नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी रेगुलेशन के अंतर्गत, डिबेंचर ट्रस्टी को ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट देना है टू स्टॉक एक्सचेंज। और ये ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट कब देंगे? 2 केसेस में 2 समय पे देना है। एक तो जब हम ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल कर रहे हैं तब भी एक ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट देना है कि अभी तक का सारा कंप्लायंस सब ठीक चल रहा है, और एक जब लिस्टिंग एप्लीकेशन दी जा रही है तब भी डिबेंचर ट्रस्टी का ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट आएगा कि सब कुछ सही हो रहा है। जाना? फिर वो कहां दे रखा है ये भी बताया। फॉर्मेट ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट कहां दे रखा है? शेड्यूल 4 में दे रखा है। शेड्यूल 4 के पार्ट ए में दे रखा है और शेड्यूल 4A के पार्ट ए में दे रखा है। उधर शेड्यूल 4 के पार्ट बी में दे रखा है और शेड्यूल 4A के पार्ट बी में दे रखा है। सर ये 4A क्या है? मैं आपको बताता हूं सिंपल। फॉर सिक्योर्ड डिबेंचर्स शेड्यूल 4 है, फॉर अनसिक्योर्ड डिबेंचर शेड्यूल 4A है। कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपका पार्ट ए आप तो इतना से याद रख लो अगर याद रखना भी आपको। तो शेड्यूल 4 के पार्ट ए में दे रखा है फॉर्मेट ऑफ ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट जो आपको ऑफर डॉक्यूमेंट के साथ में फाइल करना है, और शेड्यूल 4 के पार्ट बी में दे रखा है वो वाला ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट जो आपको लिस्टिंग एप्लीकेशन के साथ में देना है। तो शेड्यूल 4 के पार्ट ए में दे रखा है वो फॉर्मेट जो आपको ऑफर डॉक्यूमेंट के साथ में देना है, और शेड्यूल 4 के ही पार्ट बी में दे रखा है वो फॉर्मेट जो आपको लिस्टिंग एप्लीकेशन के साथ में देना है। ये हो गया सिक्योर्ड के लिए, और अनसिक्योर्ड है उनके लिए एक और शेड्यूल 4A बना दिया है उनके फॉर्मेट के लिए। जरूरत ज्यादा आसान 11 एज आई वाज टेलिंग यू। इसके बाद में आ जाता है लास्ट अमेंडमेंट ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी। अच्छे से समझना इसको। जब भी एक कंपनी नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इशू कर रहा है, इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज रेगुलेशन के अंतर्गत, तो कुछ छोटे छोटे चेंजेस आए। जैसे कि पहले कमेंट सीक करते थे, हमारा ऑफर डॉक्यूमेंट के ऊपर पब्लिक से कमेंट लेते थे फॉर 7 डेज। ये 7 डेज का जो टाइम पीरियड है वो हो चुका है अब 5 डेज। दिस इज द सेकंड स्टार मार्क। बस अब और नहीं करूंगा, 2 अमेंडमेंट को स्टार मार्क कर रहे हैं, बाकी सारे हमारे पिद्दू अमेंडमेंट है। पीरियड फॉर सीकिंग पब्लिक कमेंट्स, पहले इट वाज 7 डेज, नाउ इट इज 5 डेज। तो पहले 7 वर्किंग डेज तक हम कमेंट लेते थे ऑफर डॉक्यूमेंट पे, फिर ही वो फाइनल होता था। अब उसको 7 से रिड्यूस करके कर दिया है 5 डेज। नेक्स्ट, जो हमारा एडवर्टीजमेंट ऑफ पब्लिक इशू है, पहले कंपलसरी था कि हमें पब्लिक इशू का एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में पूरा एडवर्टीजमेंट देना है। अब इन्होंने क्या कर दिया, ऑप्शन है, या तो आप न्यूज़पेपर में पूरा एडवर्टीजमेंट दो, या फिर आप क्या करो, न्यूज़पेपर में बस एक छोटा सा दे दो कि ऐसा ऐसा हमारा पब्लिक इशू आ रहा है, और इलेक्ट्रॉनिक मोड पे अपने वेबसाइट वगैरह पे पूरा दे दो। ठीक है, आप इलेक्ट्रॉनिकली पूरा दे दो, और न्यूज़पेपर में फिर QR कोड दे दो कि जिसपे क्लिक करके, या लिंक दे दो जिसपे के क्लिक तो नहीं कर सकता है, जिसको देख के एक व्यक्ति मेन एडवर्टीजमेंट पे आ जाए। तो अमेंडमेंट इतना सा है कि थोड़ा कॉस्ट कम हो गया ना, पूरा एडवर्टीजमेंट पब्लिश करना महंगा पड़ता है। अब उन्होंने ऑप्शन दिया है, या तो आप पूरा एडवर्टीजमेंट पब्लिश करो न्यूज़पेपर में, या फिर आप क्या करो, आप इलेक्ट्रॉनिकली पूरा पब्लिश कर दो और न्यूज़पेपर में बस सिर्फ QR कोड वगैरह दे दो। ये एक और चेंज आया। उसके बाद में पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन, पहले था मिनिमम 3 वर्किंग डेज। ध्यान रखना ICDR में अभी भी 3 है, इक्विटी शेयर्स के लिए भी 3 है, डेट के लिए भी पहले 3 था, अब उसको कम करके डेट के लिए मिनिमम 2 वर्किंग डेज कर दिया। एंड लास्ट इज, अगर कभी भी आपने डेट सिक्योरिटी को इशू कर रहे हो आप बुक बिल्डिंग मैकेनिज्म से, याद करो पढ़ा है हमने, बुक बिल्डिंग मैकेनिज्म से इशू करते हैं, तो या तो प्राइस के बेस पे बिडिंग करेंगे, या फिर यील्ड के बेस पे, इंटरेस्ट रेट के बेस पे बिडिंग कर सकते हैं। ये सब छोड़ो, अभी अमेंडमेंट तो इतना सा है कि अगर कभी भी आपका प्राइस बैंड रिवाइज होता है या यील्ड रिवाइज होता है, तो आपका बिडिंग पीरियड पहले 3 दिनों से एक्सटेंड होता था बाय डिफॉल्ट, अब वो सिर्फ 1 दिन से एक्सटेंड होगा। सो एक्सटेंड होता था बिडिंग पीरियड, एक्सटेंड द बिडिंग पीरियड इन केस ऑफ रिवीजन ऑफ प्राइस बैंड, और यील्ड पहले 3 वर्किंग डेज से होता था, अब 1 वर्किंग डे से होगा। ये कुछ माइनर चेंजेस भी हैं। सिंपल वापस बोलता हूं एक बार,
कमेंट्स देने का जो पीरियड पहले 7 वर्किंग डे था, अब वो हो चुका है 5 वर्किंग डे। न्यूज़पेपर में पहले पब्लिश करना कंपलसरी था, अब ऑप्शन है कि पूरा या तो आप न्यूज़पेपर में दो या पूरा आप इलेक्ट्रॉनिकली दे दो। अगर पूरा इलेक्ट्रॉनिकली दे रहे हो तो न्यूज़पेपर में थोड़ा सा जरूर दे देना आपका क्यूआर कोड वगैरह। नेक्स्ट पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन, पहले मिनिमम 3 वर्किंग डेज था, मिनिमम 2 वर्किंग डेज हो चुका है। एंड अगर प्राइस बैंड कभी भी रिवाइज होता है, यील्ड कभी भी रिवाइज होता है, तो बिडिंग पीरियड बाय डिफॉल्ट 3 से एक्सटेंड हो जाता था पहले, अब वो बाय डिफॉल्ट सिर्फ 1 वर्किंग डे से एक्सटेंड होगा। इसके बाद में अब जो पढ़ने वाले हैं ये, इसके आगे के अमेंडमेंट्स ओल्ड सिलेबस के बच्चों के लिए रेलेवेंट नहीं है, तो आप चाहो तो यहां से टाटा बाय बाय कर सकते हैं। बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ो, मजे से पढ़ो एंड राइट द एग्जामिनेशन। प्रोफेशनल्स के अंदर एक अलग सा थोड़ा प्रेशर होता है कभी कभी, क्योंकि एक क्या है, ओल्ड सिलेबस के बच्चों का आखिरी अटेम्प्ट है, उसका कभी डर लगता है, और एक जिस व्यक्ति का नहीं निकलता होता है उसको थोड़ा सा डर लग जाता है ना। आप बस ये ध्यान रखो, मतलब मैं थोड़ा एक्सटेंड कर दूंगा, बट एक बहुत छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। एक बच्चा था, मैंने बताई भी होगी क्लास में, भुवनेश्वर की स्टोरी। एक बच्चा था, उसका एग्जीक्यूटिव का ग्रुप 1 निकल चुका था और ग्रुप 2 निकल ही नहीं रहा था। रब्बा ग्रुप 2 निकल ही नहीं रहा है, 2 साल से ज्यादा हो गए, ग्रुप 2 निकल ही नहीं रहा था। फिर क्या, नहीं हो रहा है तो छोड़ने का डिसाइड किया उसने सीएस। एंड 25 फरवरी को एग्जाम रिजल्ट आया, नहीं हुआ, फॉर्म वगैरह भर दिया उसने कि देंगे जून में, पर फिर थोड़ी देर में उसने सोचा कि नहीं हो रहा है, छोड़ते हैं। बैंकिंग वगैरह क्या कोई एग्जाम देते, उसने गूगल किया, बहुत रिसर्च किया, बहुत मेहनत किया रिसर्च में भी, अच्छे से रिसर्च किया, और उसने एक एग्जाम कुछ होने वाला था बैंकिंग का, उसके बारे में पता चला, और उसने फिर वो बैंकिंग का एग्जाम दिया। अब एक भारी चीज़ तो है, नॉलेज कभी वेस्ट नहीं होती है। एग्जाम दिया, और ये जो इसने इतना सारा सीएस में पढ़ा था ना, तो उसने इंटरव्यू में एकदम फोड़ ही दिया, हो गया उसका इंटरव्यू में फोड़ दिया, बिकॉज बाकी बच्चों के मुकाबले जो वो एग्जाम दे रहे थे उसने बहुत मेहनत की है सीएस के अंदर, तो उसको बहुत ज्यादा नो हाउ था अकाउंट्स का, सब्जेक्ट्स का, लॉ का, क्लियर नहीं हो पा रहा था, बट एग्जाम दिया, इंटरव्यू फोड़ दिया, ठीक है, हो गया। पोस्टिंग मिली भुवनेश्वर की पोस्टिंग मिली। अब वो बच्चे को भुवनेश्वर की पोस्टिंग मिल गई। अब 15 मई के आसपास कुछ ज्वाइनिंग हुई, गया बच्चा, और अब एग्जाम तो दे नहीं रहा था, वहां से ज्वाइनिंग की। फिर 1 जून के आसपास, 1-2 दिन पहले उसने सोचा यार एग्जाम फॉर्म तो भरा हुआ है, क्यों ना मैं जाके एग्जाम लिख ही दूं, जब फॉर्म भरा ही है तो क्यों ना मैं एग्जाम लिख दूं। अपने सीनियर से पूछा, सीनियर ने कहा यार छुट्टी उट्टी नहीं मिलेगी, चलो ठीक है एग्जाम के दिन की छुट्टी दे देंगे, ऐसा कुछ। उसने कहा चलो देते हैं। 2 साल से दे रहा था, 4-5 अटेम्प्ट हो गए थे, क्लियर ही नहीं हो रहा था। इस बार तो, जबकि पिछले 2 महीने में उसने पढ़ाई भी नहीं की है, पहले बहुत पढ़ा हुआ है, 2 साल से पढ़ रहा है ना, तो सब कुछ दिमाग में है, लेकिन पिछले 2 महीने में पढ़ाई नहीं की है। अब उसने सोचा क्या है, छोड़ना, ऐसे ही दे देते हैं। एग्जाम के टाइम पे एक बार पढ़ाई की, गो थ्रू किया, और एग्जाम लिख कर आया। मैं ये स्टोरी सुना रहा हूं, इसका मतलब बच्चा क्लियर हो गया। अब वो मुझसे मिलने आया था उसके बाद रिजल्ट के, कि सर अब क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज अपन तो मान के चल रहे थे ना नहीं हो रहा है। अब यहां से हमने क्या सीखना है यार, क्या डिफरेंस हुआ। हर बार तो वो बहुत पढ़ के देता था, इस बार तो जबकि वो एग्जाम के पहले कम पढ़ा है, पहले से बहुत पढ़ चुका है उसने, उसके पहले 10 रिविजन हुए हुए। अरे 5 अटेम्प्ट लगे तो उसके 10 रिविजन पहले तो हुए हुए ना, बट इस बार एग्जाम के पहले तो नहीं पढ़ा, फिर भी क्लियर हो गया। सिर्फ एक डिफरेंस है, इस बार उसके दिमाग से स्ट्रेस खत्म हो गया। इस बार जब वो आंसर लिख रहा था उसके हाथ नहीं कांप रहे थे। थोड़ा डर लगना इज नेचुरल, लेकिन उसको आप पैनिक में या स्ट्रेस में बदल दोगे तो वो आपके लिए कठिन हो जाएगा। तो खुद के दिमाग में बोलो भाई, पास हुआ तो भला, नहीं हुआ तो देखूंगा मैं क्या करना है। मैं मेरी प्रिपरेशन बहुत ईमानदारी से करूंगा, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करूंगा, और 100 मार्क्स का पेपर लिख कर आऊंगा, फिर जो रिजल्ट आएगा देखा जाएगा। इफ यू कैन ट्रेन योरसेल्फ इन दिस वे कि जो रिजल्ट आएगा वो देखा जाएगा, मैं मेरे एफर्ट में कमी नहीं डालूंगा, पढ़ाई अच्छे से करूंगा, एग्जाम अच्छे से दे कर आऊंगा, रिजल्ट में जो आएगा देखा जाएगा। इफ यू कैन ट्रेन योरसेल्फ, कठिन है, पर अगर आप अपने आप को इस तरह से ट्रेन कर पाओगे ना, ट्रस्ट मी, रिजल्ट जल्दी आएगा और बेहतर आएगा। ध्यान रखो अपना गुड, ठीक है। चलो, ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे यहां से भाग के जा सकते हैं, न्यू सिलेबस वाले बच्चे कंटिन्यू करो। छोटे मोटे कुछ अमेंडमेंट्स बच्चे। इंट्रोडक्शन ऑफ लिक्विडिटी विंडो फैसिलिटी फॉर इन्वेस्टर इन डेट सिक्योरिटीज थ्रू स्टॉक एक्सचेंज मैकेनिज्म, अभी भी बहुत अच्छा अमेंडमेंट है। याद है डेट सिक्योरिटीज में पुट और कॉल ऑप्शन क्या होता है, याद है क्या? पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन डेट सिक्योरिटी में, डिबेंचर आपका डेरिवेटिव वाला नहीं, डेरिवेटिव वाला पुट कॉल नहीं, डेट सिक्योरिटीज में भी पुट कॉल कुछ होता है। क्या होता है? अगर कंपनी अपने पास ये चॉइस रखती है कि हम अर्ली रिडम्पशन कर सकते हैं तो इसे कॉल ऑप्शन कहते हैं,
और अगर कंपनी इन्वेस्टर को ये चॉइस देती है कि आप जल्दी पैसे मांग सकते हो, तो इसको पुट ऑप्शन कहते हैं। आई रिपीट अगेन, अगर कंपनी का चॉइस है, कंपनी चाहे तो दोनों ऑप्शन भी ना रखे, पॉपुलरली नहीं रखते हैं, बट कंपनी के पास चॉइस जरूर है कि कंपनी अगर खुद के पास अर्ली रिडम्पशन का चॉइस रखना चाहती है तो वो ऑफर डॉक्यूमेंट में लिख के देती है, और इसे कॉल ऑप्शन कहते हैं। और अगर कंपनी अपने सिक्योरिटीज को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए इन्वेस्टर को चॉइस देती है कि 10 साल की सिक्योरिटी है, बट 5 साल बाद आप कभी भी चाहो तो आके हमसे पैसे लेके जा सकते हो, अर्ली रिडम्पशन का चॉइस अगर इन्वेस्टर को देती है तो इसे पुट ऑप्शन कहते हैं। अब इन्होंने क्या कहा, पुट ऑप्शन कंपनी दे तो देती थी, बट इन्वेस्टर के लिए काफी कठिन हो जाता था कि वो कहाँ कंपनी के पास जाएगा और कंपनी के पास जाके फिर उनको बोलेगा। तो अब एक नोटिफिकेशन आके उन्होंने क्या ऐड कर दिया है कि अगर कोई कंपनी अपने इन्वेस्टर को पुट ऑप्शन देना चाहती है, ऑप्शनल है ये, पर अगर कोई कंपनी देना चाहती है तो अब इस पुट ऑप्शन को उनके इन्वेस्टर एक्सरसाइज कैसे करें, तो स्टॉक एक्सचेंज में एक नया मैकेनिज्म लेकर आए हैं, दैट इज लिक्विडिटी विंडो फैसिलिटी, जिसके अंदर अगर कोई कंपनी पुट ऑप्शन दे रही है अपने इन्वेस्टर को, तो वो इन्वेस्टर, अब वो पुट ऑप्शन कैसा होता है, क्वार्टर एंड में के 5 साल के बाद हर क्वार्टर एंड में आपके पास चॉइस आएगी, या ऐसा कुछ भी पुट ऑप्शन हो सकता है कि जब इन्वेस्टर आके अपने शेयर, अपने डिबेंचर्स बेच सकते हैं कंपनी को वापस और अपना पैसा लेके जा सकते हैं। तो ये पुट ऑप्शन देगा, तो अब ये चॉइस है कि आप स्टॉक एक्सचेंज का, इशूअर स्टॉक एक्सचेंज का फ्रेमवर्क यूज कर सकता है अपने इन्वेस्टर्स को इस पुट ऑप्शन को एक्सरसाइज करने के लिए। तो इसे कहते हैं लिक्विडिटी विंडो फैसिलिटी, जिसके अंदर स्टॉक एक्सचेंज पे एक सेपरेट विंडो ओपन हो जाएगी, कोई भी इन्वेस्टर अपने पुट ऑप्शन को एक्सरसाइज करना चाहता है तो इस विंडो के थ्रू अपने शेयर्स को बेच सकता है, कंपनी खरीद लेगी। बस पुट ऑप्शन को और इजी करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज भी अपने प्लेटफॉर्म पे वो फैसिलिटी ले आया है। इंट्रोडक्शन ऑफ लिक्विडिटी विंडो फैसिलिटी फॉर इन्वेस्टर इन डेट सिक्योरिटीज थ्रू स्टॉक एक्सचेंज मैकेनिज्म। सेबी मैंने आपको हाईलाइट करके दिया हुआ है, वैसे रेलेवेंट पार्ट जो पढ़ना है बहुत लाइटली हाईलाइट किया है ताकि प्रिंटिंग में प्रॉब्लम नहीं आए। SEBI has introduced liquidity window facility for investor in debt securities through stock exchange mechanism, which allows investor holding listed debt security to sell them back to the issuer using a put option on specific dates, ensuring liquidity. Read from here to here. Reado एक बार. Reado. सही है। पुट ऑप्शन जो हमने हमारे इन्वेस्टर्स को दे रखा है उसको वो अच्छे से आराम से एक्सरसाइज कर पाए, उसके लिए स्टॉक एक्सचेंज पे एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म को कह रहे हैं लिक्विडिटी विंडो फैसिलिटी। अब लिक्विडिटी विंडो फैसिलिटी कैन ओनली बी प्रोवाइडेड एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इशूअर। इशूअर डिसाइड करेगा कि उनको ये फैसिलिटी देनी है या नहीं देनी है, ये कोई कंपलसरी फैसिलिटी नहीं है, इशूअर चाहेगा तो देगा। प्रायर अप्रूवल ऑफ बीओडी इज रिक्वायर्ड। इशूअर को अपने बीओडी का, कंपनी को अपने बीओडी का रेजोल्यूशन पास करना होगा अगर उनको ये फैसिलिटी देनी है। उसके बाद में कौन मॉनिटर करेगा, अगर कंपनी में स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी है तो स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी मॉनिटर करेगी इस पूरे विंडो को, और अगर जिस कंपनी में स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी नहीं है वहां पर जो डायरेक्टर्स हैं या डायरेक्टर लेवल की जो कमिटी है वो मैनेज करेगी। एलिजिबल इन्वेस्टर कौन होंगे जो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सिर्फ वही इन्वेस्टर जिनके पास पुट ऑप्शन है। The issuer have the option to specify the class of investor for whom the liquidity window shall be provided. Issuer बताएगा कि मैंने इन डिबेंचर्स की क्लास को पुट ऑप्शन दे रखा है तो सिर्फ उनके लिए विंडो का ऑप्शन रहेगा। मिनिमम होल्डिंग पीरियड, हाँ ये ध्यान रखो, पुट ऑप्शन एक्सरसाइज करने के लिए भी मिनिमम 1 ईयर का होल्डिंग पीरियड रहता है। तो अगर कंपनी ने आज डिबेंचर्स इशू किए हैं तो आप अगले 6 महीने बाद आके पुट ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं कर सकते। पुट ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज ओनली आफ्टर 1 ईयर ऑफ इशुएंस ऑफ सिक्योरिटी। तो आज 5 ईयर के बॉन्ड है, 5 ईयर के डिबेंचर है, फर्स्ट ईयर खत्म होने के बाद ही आप पुट ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हो। उसके बाद में जब भी पुट ऑप्शन होगा इट विल बी केप्ट ओपन फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 3 वर्किंग डेज। तो अगर कंपनी ने सोच रखा है कि हर क्वार्टर के एंड में पुट ऑप्शन रहेगा तो वो कम से कम 3 दिन के लिए रहना चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति जेन्युइनली आके अप्लाई कर पाए। तो ये ट्रेडिंग विंडो जब भी ओपन होगा 3 ट्रेडिंग डेज के लिए तो ओपन रहेगा। The liquidity window can be provided monthly or quarterly basis. कंपनी कैन डिसाइड कि हमें मंथली बेसिस पे रखना है क्वार्टरली। अगर कंपनी ने मंथली बेसिस पे रखा है इसका मतलब आज कंपनी ने 100 करोड़ के डिबेंचर्स इशू किए जिनका टेन्योर है 5 इयर्स, अपने सारे इन्वेस्टर को पुट ऑप्शन भी दिया, तो 1 साल के बाद हर मंथ एंड पे 3-3 दिन के लिए आपका लिक्विडिटी विंडो चालू होगा। जब कोई भी इन्वेस्टर चाहे, कोई भी आपका डिबेंचर चाहे तो वो अपने डिबेंचर्स देके और पैसे ले सकता है। रिपोर्टिंग एंड डिस्क्लोजर,
जब जब आपका लिक्विडिटी विंडो ओपन होगा और जब जब वो ओपन होने के बाद क्लोज हुआ है, आपको स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करना है कि इस लिक्विडिटी विंडो में कितने लोगों ने अपने शेयर्स, कितने लोगों ने अपने डिबेंचर्स बेचे। तो एक बढ़िया सा कंसेप्ट है। ये सिर्फ उन कंपनीज के लिए है जो डिबेंचर्स इशू करके उनको लिस्ट करा रहे हैं और साथ में अपने इन्वेस्टर को पुट ऑप्शन दे रहे हैं। सिर्फ उनके लिए ये एक है जिसकी फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। काफी इजी सा है। एंड लास्ट टू अमेंडमेंट्स, अमेंडमेंट नंबर 11 छोटा सा अमेंडमेंट है कि जो रिसर्च एनालिस्ट होते हैं वो अब अमेंडमेंट के अंदर क्लियरली लिख दिया है कि वो अपने क्लाइंट से फीस ले सकते हैं। इसमें कंफ्यूजन था। देखो, पोर्टफोलियो मैनेजर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, ये तो फीस लेते ही है। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से आप एडवाइस लेते हो वो फीस लेगा, पोर्टफोलियो मैनेजर से आप सर्विस लेते हो फीस लेगा, लेकिन रिसर्च एनालिस्ट तो पब्लिश वगैरह करते हैं ना मैगजीन्स वगैरह में। तो इसमें कंफ्यूजन हो गया था कि वो अपने क्लाइंट से फीस ले सकते हैं नहीं। इन्होंने कहा ले सकते हैं। रिसर्च एनालिस्ट विल बी एंटाइटल्ड टू चार्ज फीस फॉर प्रोवाइडिंग रिसर्च सर्विसेज फ्रॉम अ क्लाइंट इंक्लूडिंग एन एक्रेडिटेड इन्वेस्टर। ये कंपनीज, जैसे कि मैं एक रिसर्च एनालिस्ट हूं, तो रिलायंस का आईपीओ आ रहा है, तो मैं रिलायंस से पैसे नहीं ले सकता हूं कि हाँ तुम्हारा रिसर्च एनालिस्ट बना के और मैगजीन में या फिर न्यूज़ में पब्लिश कर दूंगा। ये गलत है। लेकिन अगर मैं एक रिसर्च एनालिस्ट हूं, मिस्टर ए वांट्स टू इन्वेस्ट 50 करोड़ और वो मुझे बोलते हैं कि इस शेयर में रिसर्च करके दो, मैं रिसर्च करके अपना एनालिसिस उनको प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसके लिए मैं फीस ले सकता हूँ। तो रिसर्च एनालिस्ट अपने क्लाइंट्स से फीस ले सकते हैं। ये अमेंडमेंट है। और लास्ट अमेंडमेंट हमारा नॉन इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के लिए है। क्या है? इन्वेस्टमेंट एडवाइजर दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो इंडिविजुअल और एक नॉन इंडिविजुअल। ठीक है, इंडिविजुअल मतलब शुभम सुखलेचा अगर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है तो इंडिविजुअल, और अगर एक कंपनी है रिलायंस कैपिटल अगर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है तो नॉन इंडिविजुअल। तो जो नॉन इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है उन पे कंपलसरी होता है कि उनको एनुअल कंप्लायंस सर्टिफिकेट बनाना है। ठीक है, हर साल के एंड में एनुअल कंप्लायंस सर्टिफिकेट। तो पहले प्रोविजन था कि हर नॉन इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को ये जो कंप्लायंस सर्टिफिकेट बनवाना है ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर से ही साइन करवाना है। सो पहले था कि हर नॉन इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को अपने स्टैट्यूटरी ऑडिटर से एक कंप्लायंस सर्टिफिकेट भी चाहिए। बट क्या लॉजिक बनता है? स्टैट्यूटरी ऑडिटर तो सीए है, वो तो अकाउंटिंग टैक्सेशन वगैरह देख रहा है, कंप्लायंस सारा प्रॉपर हुआ है नहीं हुआ ये वही देखेगा। ये क्या बात हुई? तो अब इस प्रोविजन से स्टैट्यूटरी वर्ड हटा दिया है। तो अब आप अपने किसी भी ऑडिटर से, जो भी आपके ऑडिटर्स हैं, आपके सेक्रेटरी ऑडिटर से भी ले सकते हो, अब आप दूसरे ऑडिटर से भी अपना कंप्लायंस सर्टिफिकेट ले सकते हो। बट प्रोविजन सेम है। एआईएफ को हर ईयर एंड में कंप्लायंस सर्टिफिकेट चाहिए। पहले ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर से ही चाहिए था, अब स्टैट्यूटरी वर्ड हटा दिया तो आप किसी भी ऑडिटर से ले सकते हो। एंड लास्ट पॉइंट ऑफ द डे, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को रिपोर्ट देनी है, रिपोर्टिंग करनी है इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरवाइजरी बॉडी। तो इनका एक एसोसिएशन बॉडी है, वहां पे उनको रिपोर्ट देनी है विद इन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ हाफ ईयर। हर हाफ ईयर के एंड में एक रिपोर्ट जाएगी कि हमारा काम कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। तो हर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को एवरी हाफ ईयर एंड पे विद इन 30 डेज रिपोर्ट देनी है अपनी एसोसिएशन बॉडी को। एंड दीज आर दी अमेंडमेंट्स। आई होप अमेंडमेंट्स दिल में उतर गए हैं एंड आई होप कम से कम समय में आपके पूरे के पूरे अमेंडमेंट्स अच्छे से कवर हो चुके हैं। आप देखो कुछ है ही नहीं, इतने सिंपल इजी अमेंडमेंट्स हैं। मेक श्योर तुरंत ही जैसे ही लेक्चर खत्म होता है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहां पे आपको अमेंडमेंट नोट्स मिल जाएंगे। अमेंडमेंट नोट्स को प्रिंट आउट लो और फटाफट एक ही बार पढ़ के खत्म कर लो। अभी तुरंत पढ़ लिया ना, डन एंड डस्टेड हो जाएगा, ताकि आप उसको अभी से प्रिपेयर करके रखो कि एग्जाम के एक दिन पहले कैसे उसको 10 मिनट में कवर करना है। तो एग्जाम के अगर एक दिन पहले उसको 5 मिनट में 10 मिनट में कवर करना है तो उसको अभी एक बार पढ़ के क्लोज करो। और अभी भी आई थिंक हाफ एन आवर 45 मिनट्स में यू विल बी डन। खूब खूब पढ़ो एंड खूब खूब आगे बढ़ो यार। यू हैव ऑल द रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड टू स्टडी। मेक श्योर जब आप एग्जाम में जाते हो यू आर द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। आप बहुत अच्छे से जा रहे हो, जो आपका बेस्ट परफॉर्म कर सकते हो वो कर कर आ रहे हो। ठीक है गुंडे, खूब खूब पढ़ो एंड खूब खूब आगे बढ़ो। आई एम गोइंग टू सी यू गाइस वेरी सून। बाय बाय। Make me proud, make your parents proud, make everyone around proud. Bye bye.